हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, हमने स्टार्ट कर रखा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एटॉमिक साइज। हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि वो आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, समझ भी आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। We will discuss about ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? अब आप समझिए, हमने आपको बताया था और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये कोई एटम है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड देयर एग्जिस्ट अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव चार्ज। अब बेटा मान लो हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, हटाना है यहाँ से, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हमें एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी भाई? क्योंकि ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ये जुड़ा हुआ है इससे। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें इतनी तो एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि जो एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए देनी पड़ेगी उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको क्या होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from outermost cell of an isolated gaseous atom। अब इस डेफिनेशन को समझिएगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी उसको हम बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। आउटरमोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव करेंगे हम आउटरमोस्ट सेल में से करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये कोई एटम है बेटा, अब इस एटम में हमारे पास ये सेल्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये नहीं डायरेक्ट हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, हमें सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट है, इसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ये निकाला जाएगा पहले। तो इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कि किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। एनर्जी आइसोलेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पर आइसोलेटेड का मतलब बेटा ये है कि जो है वो अकेला है एटम, मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन, तो हमें इसको एटॉमिक फॉर्म में लेना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है एटम से, तो इसको आइसोलेट करना है, अकेला करना है, हमें इसको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। कब टूटेगा? टूट के वो किस स्टेट में होगा? गैसियस में। तब उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो आप क्या समझे कि किसी भी एटम में से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आगे होगा सभी को समझ। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बात करूं, एक टर्म यूज होती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहेंगे हम? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होती है सक्सेसिव? कि सक्सेसिव का मतलब है लगातार। कि अगर मान लो ये हमारे पास कोई एटम है बेटा और इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है,
तो हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बारी बारी से। तो तीनों को निकालेंगे तो एनर्जी सेम नहीं देनी पड़ेगी, अलग अलग के लिए अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट विल बी द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं इसको कहूं अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, इफ वी आर रिमूविंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट विल बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, it will be the second ionization enthalpy and it will be the third ionization enthalpy। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, दूसरे के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड और तीसरे के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड देनी पड़ेगी। अब इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, मींस इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें देखो बेटा 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर 5 ही प्रोटॉन है। तो 5 प्रोटॉन्स ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द 5 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 प्लस चार्ज प्रोटॉन है और 5 नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी 5 है बेटा। तो अब आप देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन 5 ही, हमने प्रोटॉन को नहीं निकाला है। इस केस में हम देखेंगे कि प्रोटॉन कितने हैं, 5 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4। अब 5 प्रोटॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है। अब आप बताइए अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगी, इन दोनों के कंपैरिजन में। भाई 5 को मजबूती से पकड़ेंगे, 5 4, तो इट मींस इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा है। 5 प्रोटॉन्स ने पकड़ रखे हैं क्या, 4 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ रखे हैं, मींस देयर इज ए स्ट्रांग अट्रैक्शन। अगर मैं आगे फिर से चलूं, ये रिमूव करने के बाद मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो फर्स्ट थी, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड थी, और मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड के केस में, हमारे पास प्रोटॉन तो वही 5 थे, लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया चार्ज की वजह से। नाउ देयर विल बी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, इन दिस केस 5 प्रोटॉन्स विल अट्रैक्ट ग्रेटरली 3 इलेक्ट्रॉन्स, मींस नाउ अट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर, मींस वी हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी। तो अब आप इस चीज को समझिएगा कि अगर हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरा निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरा निकालना है तो और ज्यादा देनी पड़ेगी। मींस जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इस पे आपको गौर करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन वी हैव टू अप्लाई मोर एंड मोर एनर्जी। हमेशा ये आपको याद रखना है, एक अगर आइटम की बात करें उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, सेकंड के लिए ज्यादा और थर्ड के लिए तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको ध्यान रखना है। अब एक दो चीजें और बताता हूं मैं इसके अंदर आपको, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। मान लो ये कोई एटम है, कोई मेटल है, अब इसमें से मान लो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m+1 इलेक्ट्रॉन। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिमूव करते हैं तो उसको कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास सेकंड है m+ है, उसमें हम और एनर्जी देते हैं, एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा, m2++1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं m2+ है तो एनर्जी और दे देंगे हम, तो m3 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन टोटल लूज में है तो 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, दूसरा निकाला दैट विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड एंड थर्ड वन इट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड सबसे ज्यादा होगी। दूसरी चीज मैं बताता हूं, एक होता है डेल एच, इट इज एंथैल्पी चेंज, इट इज एंथैल्पी चेंज, याद रखना बेटा। और ये चीजें हमने आपको बताई थी
कि अगर किसी प्रोसेस में डेल एच पॉजिटिव है तो वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है, नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक होता है। अब देखो, अगर हम इसमें एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उस प्रोसेस में, एब्जॉर्ब। अगर एंडोथर्मिक है तो एनर्जी क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है उस केस में, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब इस केस में एक्सोथर्मिक के केस में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, एक्सोथर्मिक के केस में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक में मींस एग्जिट हो रही है, रिलीज। और एंडोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो इस केस में एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक के लिए डेल एच कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इस केस में मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में डेल एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये याद रखिएगा। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, यूनिट क्या होगी, क्योंकि एनर्जी है तो ये क्या होगी, ये मीटर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक एटम के लिए करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो एक एटम के लिए है। अगर हम एक मोल एटम लें तो उस केस में हम क्या कहेंगे, किलो जूल पर मोल, कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज किलो जूल पर मोल। दैट इज द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे। तो पहला क्या है, एटॉमिक साइज। देखिएगा आप इस चीज को, एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज कैसे अफेक्ट करेगा उस चीज को हम देखते हैं। अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। अब आप देखिएगा, मान लो हमारे पास एक ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है। एक हमारे पास ये एटम है इस तरीके से, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब आप देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किस केस में होगी, अगर इसको छुड़ाने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी, और अगर इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो इसकी ज्यादा होगी। अब ज्यादा एनर्जी किस केस में देनी पड़ेगी, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो, और अट्रैक्शन ज्यादा किसमें होगा, जो न्यूक्लियस के नजदीक है। तो ये नजदीक है तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस केस में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के नजदीक है, इसमें स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है बेटा। तो आप क्या कहोगे, एटॉमिक साइज के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कह सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आप कहोगे larger the size lesser will be ionization enthalpy, smaller the size greater will be ionization enthalpy। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको समझिएगा बेटा। एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये कोई एटम है, ये कोई एटम है हमारे पास, और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो इसके पास न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज।
ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बीच में जो ये सेल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल कर रहा है, तो ये इसके इफेक्ट को कम कर रहा है। मींस अगर मान लो इनमें जो अट्रैक्शन है उसको ये कुछ कम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब जो न्यूक्लियर चार्ज है जो इसको टोटली अट्रैक्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझना, मान लो इन दोनों के बीच में टोटल फोर्स है 10 न्यूटन, ये इसको रिपेल कर रहा है, 2 न्यूटन इसने कम कर दिया, तो जो इफेक्टिव इनमें अट्रैक्शन है वो कितना बचा, 8 न्यूटन, दैट इज इफेक्टिव। तो हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि जो इफेक्ट से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। अब जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या आप यहां इफेक्टिव भी ना लिखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी कहेंगे तो भी रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इनमें जो अट्रैक्शन है, इसमें जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितना यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतना ही इसमें अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी बेटा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आप क्या कहोगे, सेकंड पॉइंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट हो चुका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा अच्छे से सीखी थी आपने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 जो कि आपको सिखाया गया था। बेटा एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टेबल का मतलब अगर आपके पास हाफ फील्ड है, एक होता है हमारे पास हाफ फील्ड और एक हमारे पास होता है फुल्ली फील्ड। जो हाफ फील्ड है और फुल्ली फील्ड है बेटा, उनमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब वो स्थिर रहना चाहता है, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब मैं हाफ फील्ड का एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर मान लो मेरे पास है 2p3, अब p में 3 ऑर्बिटल है बेटा, तो अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड। और अगर मेरे पास p6 है तो p में सारे में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 एंड 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम फुल्ली फील्ड कहेंगे, इसको हम हाफ फील्ड कहेंगे। अब जो हाफ फील्ड है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फुल्ली फील्ड है, मींस इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p3, ऑक्सीजन में 8 हैं, 1s2 2s2 एंड 2p4। नाउ वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें, न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन होंगे, इसमें 7 है तो 7 ही होंगे, लेकिन पिन में 3 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस ये हाफ फील्ड है। पिन में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हाफ फील्ड नहीं है, इट मींस नाउ इट इज इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑर्बिटल, सो नाइट्रोजन विल हैव ग्रेटर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा इस चीज का, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो या फुल्ली फील्ड हो, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा ज्यादा होगी। ये थर्ड था। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये क्या होता है? हमारे पास 2s है, हमारे पास 2p है, हमारे पास इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। पेनिट्रेशन का मतलब है कि न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक होगा उसकी अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब 2s न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, p उसके बाद d उसके बाद f, तो s p d
F। जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट है वो कौन सा है? S। इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S ऑर्बिटल। तो हम क्या कहेंगे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट S का ज्यादा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है। लास्ट पॉइंट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये मैं आपको समझाता हूं क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करना है, तो इसके अंदर वाली सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्क्रीन का काम करेगा, इसके लिए शील्डिंग का काम करेगा, पर्दे का काम करेगा। इट मींस इट विल डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन दीस टू। अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, तो जब अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डिक्रीज हो जाएगी। मींस नाउ इट इज इजी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज करता है। मैं यहां पर लिख देता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मींस जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि these are the 5 main factors which affect आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम चलते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन कैसे करेंगे बेटा? वेरिएशन का मतलब है इन ए पीरियड। अब आप पीरियड की बात करिए बेटा। पीरियड आपको पता है क्या होते हैं? लेफ्ट टू राइट, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पीरियड है। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बेटा हमने एक फर्स्ट फैक्टर लिखा था कि एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी? कम रहेगी। अब आप देखिए यहां से यहां हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, बिकॉज़ देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स रिलेशन। एक चीज और बता देता हूं मैं, जैसे बोरोन है, ये बोरोन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 3, 1 2 3। कार्बन की मैं बात करूं, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4, 1 2 3 4। अब आप देखिए यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 प्रोटॉन हो जाएंगे इसमें। यहां पर कितने हैं? 6 प्रोटॉन है। बेटा यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या रहेगी? स्ट्रॉन्गर रहेगी। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। यहां से जाएंगे तो 7 होगा, प्रोटॉन 7 हो जाएंगे, यहां 8 हो जाएंगे और यहां पर 9 हो जाएंगे। तो हम कहेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। It means it is difficult to remove the electron, means ionization enthalpy will increase। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अगर मैं बात करूं इन ए ग्रुप होता है बेटा टॉप टू बॉटम। अब आप देखिएगा जब हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं, जैसे मैं यहां बात करूं बोरोन, एल्यूमिनियम, इस तरीके से हम नीचे की तरफ अगर जाएंगे, अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको बताया था हमने कि एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब जैसे यहां से और यहां चला गया एटॉमिक साइज, तो अब इस इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस में डिस्टेंस बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, अट्रैक्शन कम हो गई, इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम रिलीज कर सकते हैं, कम एनर्जी चाहिएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी।
अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में है तो ये रिलेशन इस तरीके से, यहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है इस तरीके से। लेकिन ये जो केस है इसमें यहाँ एक्सेप्शनल केस है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो होता है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बोरॉन और कार्बन का एक एग्जांपल और देता हूं, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो कंसंट्रेट ऑन दिस। वी हैव बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p1, और बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास है कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। अब आप देखिएगा यहां से यहां हम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है क्योंकि एटॉमिक साइज घट रहा है, तो हम कहेंगे कि बोरोन और कार्बन में से कार्बन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, कार्बन हैव ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं फर्स्ट के केस में, मींस एक यहां से गया एक यहां से गया, अब p में से इलेक्ट्रॉन चला गया, ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं, बट सेकंड मींस यू हैव टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन। उस केस में अब हमें इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है, 2s2 से। इसका एक जाने के बाद यहां बच गया 2p1। अब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड देख रहे हैं बेटा इस केस में, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है वो किसकी ज्यादा होगी, वो इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि s है 2, s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये फुली फिल्ड हो गया, जबकि p के केस में इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो सेकंड के केस में बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन से ज्यादा होगी। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ध्यान रख लेना, ऐसे कई केस हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। थैंक यू।